पाकिस्तान, दियो पाकिस्तान। नई खबर का साथ हो, कोई खुशी की बात हो, जरा सा चिल भी चाहिए, बड़ा सा दिल भी चाहिए। चलेंगे मंजिले लिए कई दिलों के सिलसिले, चलेंगे मंजिले लिए कई दिलों के सिलसिले। बसाएंगे शहर का एक नया जहां, बसाएंगे शहर का एक नया जहां। लियो पाकिस्तान, लियो पाकिस्तान, लियो पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। आई होप कि अच्छी सी सुबह का आपका भी आगाज हो चुका होगा और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो भी उठ जाए और हमारा प्रोग्राम देखें, क्योंकि आज हम कोई टॉपिक आपके लिए नाज़रीन लेकर नहीं आए हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है और यूजली आपको मालूम है कि फ्राइडे को हमारा वीक का लास्ट शो होता है। उसके बाद आपकी और हमारी मुलाकात होती है पीर को। तो हमने सोचा कि आज ऐसी शख्सियत को हम लोग दावत दें जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, आप भी जानते हैं, इनको हमेशा आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा है। बड़े बड़े सियासतदान हो या फिर हसीनाएं हो, हर एक का ही तकरीबन ये इंटरव्यू कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। इनके तवस्सुत से आप लोगों को जानते हैं और इनको बहुत प्यार करते हैं आप। मुश्किल से मुश्किल सवाल भी ये बहुत ही मासूमाना अंदाज से पूछते हैं। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है। मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटर हैं। अल्फाजों का ज़ख़ीरा मेरे पास इतना ज़्यादा है नहीं कि मैं इनकी कुछ तारीफ कर सकूं, तो सीधा तारुफ ही करा देती हूँ, बल्कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सुहेल वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। आपको बड़ी मुबारक हो। आपका जब से शो शुरू हुआ है, यू वर टैलेंटेड और माशाल्लाह शो में आप किस लायक से नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुहेल साहब, आपसे तो हम लोग चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि हुमा जो हमारी दोस्त हैं, रेस के किचन में मौजूद होती हैं और बड़ा ज़बरदस्त सा खाना हमारे लिए तैयार करती हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको ज़रा बिजी कर दूँ, उसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या हाल है? हुमा, क्या बनाएंगी आज आप? हमारे गेस्ट इतने अच्छे हैं, खाना भी आज इतना अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली कल हम जब प्लान कर रहे थे शो के लिए तो मैं यही सोच रही थी, कंफ्यूज थी क्या बनाऊं। और ऑब्वियसली कोशिश तो यही है कि सर को जो भी बनाऊं पसंद आएगा, और ऑब्वियसली ऑडियंस को भी ज़रूर बताना है ताकि वो घर में डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकें, बना सकें, और वो चीज़ें जो उनके बजट में भी हों और वो ईजीली अवेलेबल भी हों। तो आज मैं पोटैटो चीज़ बॉल बना रही हूँ। आप एज अ स्नैक भी उसको चाय वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं, बना के आप बच्चों के लिए उनके लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी सीजन में है तो मैं कैसे स्किप कर सकती हूँ, उसका ड्रिंक और मौसम चूँकि बदल रहा है और बाहर से जब आप घर में जाते हैं काम वगैरह से तो ज़रूर दिल करता है कोई रिफ्रेशिंग सी चीज़ हो पीने के लिए। तो उसके लिए मैं मोहितो ड्रिंक बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी के साथ, तो वो भी बड़ी रिफ्रेशिंग होगी। और कोशिश होगी मेरी कि मैं शो के दरमियान में कुछ ना कुछ बना के हम कोई टेस्ट करवा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सहाफती करियर आपका तवील, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी दुश्वारियां देखी, हर मुश्किल हालात में आपने काम किया, और सहाफत का जब भी जिक्र किया जाए, चाहे प्रिंट मीडिया हो या चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आई एम श्योर कि अगर आपका नाम उसमें शामिल नहीं होगा तो वो कंप्लीट लिस्ट हो ही नहीं सकती है। तो ये सफर, ये जर्नी आपकी कैसी रही, कैसे बताएंगे आज अपने नाजरीन को? देखिए नबिया, सहाफत जो है इट्स नॉट ए प्रोफेशन। जो लोग सिर्फ इसे प्रोफेशन समझते हैं, 9 to 5 जॉब समझते हैं, मेरा ख्याल है कि वो इसको नहीं समझते। इट्स ए वे ऑफ लाइफ। या आप साफ़ी होते हैं या नहीं होते। आपका ज़िंदगी का, बाकी लोग सुबह उठ के कोई सैर को जाता है, कोई चाय कॉफ़ी पीता है, कोई कुछ पीता है, लेकिन हम सब साफ़ी जो हैं हम अखबार की तरफ बढ़ते हैं, हम टीवी का बटन ऑन करते हैं। लोग एक दूसरे का सुबह हाल पूछते हैं, क्या हाल है, हम पूछते हैं क्या खबर है, क्या खबर है। तो हमारा जो है यहीं से अलग ज़िंदगी शुरू हो जाती है। हम हर वक्त नई से नई मालूमात, मुतालिया और अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करते हैं कि हमने लोगों की अदालत में पेश होना है, और जब भी पेश होना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हों ताकि हम लोगों से शेयर कर सकें। लोगों की अदालत में तो आप पेश होते ही हैं, लोग आपको भरपूर चाहते भी हैं, प्यार भी करते हैं। मुझे बताइएगा, प्रिंट मीडिया का सफ़र ज़्यादा डिफ़िकल्ट था? तब अखबारात थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था,
टीवी इतना ज्यादा इसको एक्सपोजर हासिल नहीं था, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से इतना ज्यादा आया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, तो आप समझते हैं कि वो डिफिकल्ट है दोनों का तबादला करना? देखिए, जो प्रिंट मीडिया था उसमें एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसमें सैलरीज कम थी, आप इतने नोन नहीं होते थे, इसलिए आप पे जिम्मेदारी भी कम पड़ती थी। अब आपकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, आपकी सैलरी भी बढ़ गई है, आपका अपना ब्रांड है जिसकी आपको खुद हिफाजत करनी है। अगर उसमें कोई गलती हो गई तो कोई माफी नहीं है, अगर प्रिंट में कोई गलती हो जाती थी उसकी माफी होती थी। तो दोनों तरफ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है दोनों। सुहेल साहब, लोगों की जब तनकीद का सामना करना पड़ता है तो वो फिर आप कैसे फेस करते हैं? क्योंकि जो लोग देख रहे होते हैं, जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया की बात की है, तो अब तो हर चीज सोशल मीडिया पर आपको पता है सेकंड्स में वायरल होती है। कोई भी क्लिप है, अगर कोई गलती भी अगर इंसान से हो गई है तो लोग फौरन से पहले ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो आप उसको पॉजिटिव लेते हैं? मेरा ख्याल है पॉजिटिव ही लेना चाहिए, नेगेटिव लेने का तो कोई नुकसान ही नुकसान है। पॉजिटिव ये लेना चाहिए कि आप अपना एनालिसिस करें कि क्या वाकई ये गलती थी, ये ठीक हो सकती है। और बाज़ औक़ात होता है कि वो सिर्फ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन होता है, अगले का सिर्फ अंदाजा होता है। तो अगर नहीं है तो बस आप ठीक है, अपने अगर सही रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन अगर गलती हो गई है तो उसको करेक्ट करना चाहिए। अब मैं सुहेल साहब कहीं अंदाज में पूछूंगी, लंबा कद, आला तालीम, शोहरत भी खूब हासिल की, जवानी में इश्क तो खूब किया होगा। मेरा ख्याल है वो जवानी नहीं है जिसमें इश्क ना किया जाए। तो कोई किस्सा शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ। आई एम किस्सा ये है कि लोग जानना चाहते होंगे, ये जो आपके सवालात हैं, आप जो हमेशा लोगों से पूछते हैं, आज वो आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते होंगे। भैया देखें, इश्क तो कहते ही उसको है जो कामयाब ना हो। जो कामयाब हो जाए वो तो इश्क कहलाता ही नहीं, वो तो शादी हो जाती है। तो जाहिर है फिर कामयाब नहीं हुए तो इसलिए इश्क कहलाते हैं। लगता है बेगम टीवी नहीं देख रही है घर पे। नहीं, अगर वो देखें भी तो उनको मैं सब कुछ सच बता देता हूँ और इस वजह से अक्सर शामत भी आई रहती है। तो लेकिन ये है कि मैं झूठ पे बिलीव नहीं करते, सच बोलना है, सच बोलना और सहाफी का काम ही है सच डिलीवर करना। और मुझसे झूठ छुपाया, मुझसे ना सच छुपाया भी नहीं जाता। सच छुपाया भी नहीं जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये जो आपने इतनी सारी अदाकारों के जो है वो इंटरव्यूज किए हैं, उसमें टीवी एक्ट्रेस भी होती हैं, स्टेज ड्रामा एक्ट्रेसेस भी होती हैं, और बड़ा एक दिलकश मंजर होता है जब हम आपका एक प्रोग्राम देखते हैं ना, कि एक खास एंट्री होती है गाड़ी के जरिए, स्विमिंग पूल दिखाया जाता है, कुछ के बेडरूम में जाया जाता है, तो वो उस टाइम डिफिकल्ट लगता है, कैसा लगता है, या बस एंजॉय करते हैं आप उनसे बातचीत करना? शुरू में बड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि मैंने ये लाइफस्टाइल देखा नहीं था। तो मैंने पॉलिटिशियन का लाइफस्टाइल तो देखा हुआ था, ये नहीं देखा था। तो शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब मैं एंजॉय करता हूँ और मुझे पता है लोग क्या देखना चाहते हैं और मुझे पता है वो क्या दिखाना चाहते हैं। तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है कि भाई क्योंकि ये लोग बोल्ड होते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं, तो इसलिए आप उनसे अगर फर्ज करें, और बहुत आप ये कहें फ्रैंक भी होते हैं, अगर आप उनसे बाथरूम कहते हैं, वो अक्सर ने तो कहा होता है मेरे बाथरूम जरूर चले, क्योंकि उन्होंने बाथरूम बड़ा खूबसूरत बनाया होता है। तो आमतौर पे हमारे यहाँ जो जनरली है, हम बाथरूम में लोग नहीं जाते, लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं या शोबिज की जो खवातीन हैं, इनके बाथरूम भी देखने वाले होते हैं और वो दिखाना चाहती हैं। अच्छा हुमा, कल हम लोग जब हम जिक्र कर रहे थे कि सुहेल साहब ने हमारे शो पर आना है, तो इसी बात से मुतालिक आपने भी एक सवाल मुझसे कहा था कि नहीं मैं ये जरूर सुहेल साहब से पूछूंगी, तो आप पूछना चाहेंगे? अभी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत, लेकिन कुछ चीजें लग रही होती हैं कि फेक हैं, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, और शायद किसी और की गाड़ी है या किसी और का घर है। क्या एक्चुअली वैसा ही होता है? कुछ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने बाद में कन्फेस भी किया इस बात का कि नहीं वो हमारी एक्चुअल जगह नहीं थी या एक्चुअल गाड़ी नहीं थी। तो क्या ऐसे वाकई होता है या सब एक्चुअल होता है? नहीं, देखिए मेरे लिए तो वो एक्चुअली होता है। लेकिन आप फर्ज करें और जो एक्ट्रेस या जो कोई मॉडल जो दिखाना चाह रहा है तो उसको वो दिखाने का हक है। देखो मेरा काम है सवाल करना, उनका काम है सेट का अरेंजमेंट करना, उनका काम है घर किसमें वो मुझे लेके जाना चाहती हैं। मैं तो नहीं कहता कि ये आपका घर है या किसी और का घर है, जहाँ ले जाएं, जिससे मिलाना चाहें, जो खिलाना चाहें, जो दिखाना चाहें, हम हाजिर हैं। मेरा काम है सिर्फ बतौर साफी सवाल करना, वो मैं कर लेता हूँ। जो ड्रीमा
सुबह तलावत करती हैं तो मैं पूछता हूँ क्या रोज करती हैं या आज सिर्फ हमारे लिए की? या किसी ने घर बड़ा सजाया हुआ है तो उससे भी पूछ लेते हैं। तो लेकिन चॉइस तो उनका है, मेरा ये काम नहीं है एज एंकर कि मैं उनको ये भी कहूँ कि नहीं तुमने घर का इंतखाब भी मेरी मर्जी से करना है। तो मेरा काम है अपने सवालात। तो सर उस टाइम से समझ तो आ रही होती होगी क्या सच है क्या झूठ है, समझ तो हम जाते ही हैं, जाहिर सी बात है। देखें सवाल ये होता है कि हर एंकर कोशिश करता है कि वो अपने इंटरव्यूई की प्रिटेंशंस को तोड़े। ट्रू। लेकिन और आप ऐसे हर एंकर सवाल करता है कि उस प्रिटेंशंस को पेनिट्रेट करके मैं असल आदमी तक पहुंचूं या असल खातून तक पहुंचूं। लेकिन और सर आप पहुंच जाते हैं तो इसलिए कभी कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। सर थोड़े से गुर हमें भी सिखा दें, वैसे तो आप हमारे उस्ताद हैं, हम तो पहले ही बात मानते हैं, तो कुछ गुर हमें भी सिखा दें। बुनियादी बात वही है ना कि जो आपको नजर आ रहा होता है मुझे भी नजर आ रहा होता है। तो मैं जरा सॉफ्ट आदमी हूँ, इंसानों से मुझे बड़ी मोहब्बत है, तो मैं मोहब्बत के अंदाज में लोगों से पूछ लेता हूँ उनकी प्रिटेंशन के बारे में, और अक्सर मान भी जाता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कभी किसी ने माइंड किया है कुछ किसी ऐसे सवाल पे? लेकिन आपका जो मैंने जिस तरह से अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि जो सवाल करने का अंदाज और जो चेहरे पे मुस्कुराहट है कि कठिन से कठिन मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आप इस मुस्कुराहट के साथ पूछते हैं, आई एम श्योर कि कोई पॉलिटिशियन हो या कोई एक्ट्रेस हो एक्टर हो वो माइंड नहीं करते होंगे। नहीं माइंड कर जाते हैं, लेकिन देखें अल्टीमेट हमारा मकसद क्या होता है? जवाब हासिल करना। मेरे सवाल करने का मतलब किसी को नाराज करना नहीं है, उनसे जवाब हासिल करना, ताकि लोगों तक लोग जान फर्ज करें मेरे सवाल पे वो नाराज हो गया है तो इसका मतलब है मुझे अपने सवाल को अमेंड करना चाहिए। तो कई दफा ऐसे होता है कि मैं अपने सवाल अगर वो नाराज हो गया तो मैं कहता हूँ अच्छा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो लेकिन जाहिर है मकसद वही होता है उनसे जवाब हासिल करना। सही। और 2-4 दफा ऐसे हुआ, बाबरा शरीफ नाराज होकर उठ गई, तायरा सैयद नाराज हो गई, लेकिन मैंने मिन्नत तरला दरखास्त करके उनसे वही सवालों के जवाब ले लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंटरव्यू बीच में छूट गया। सही। अच्छा मैं कोशिश करूंगी कि बीच में सर के ही अंदाज में कुछ ना कुछ जो वो सवाल सबसे पूछते हैं और जो बड़े उनके फेमस सवाल हैं हम भी वो उनसे पूछे और उनका जवाब जाने। लेकिन वक्त हुआ ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद में वापस आऊंगी तो मैं इनसे ये पूछूंगी कि इतना अरसा सहाफत में गुजारा है, पैसे तो खूब कमाए होंगे, महीने का कितना कमा लेते हैं, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बड़े दिलचस्प गुफ्तगू उनके साथ हमारी जारी है, कठिन कठिन सवाल वो करते हैं बड़े बड़े लोगों से। आज हमने सोचा कि क्यों ना उनकी जिंदगी के बारे में हम सवाल करें। सुहेल साहब बताइएगा दिन का आगाज कैसे होता है, मसरूफियात क्या रहती हैं, फैमिली के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं? देखिए जब तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए बाहर होता हूँ, बैरून मुल्क होता हूँ, तब तो जाहिर है और मसरूफियत होती है, काम होता है। लेकिन अगर मैं घर पे हूँ तो फिर सुबह का आगाज अखबारात से लिखने पढ़ने से होता है। सही। और ये जारी रहता है 12-1 बजे तक। अच्छा सुबह से लेकर सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक, 1 बजे तक। फिर मैं ऑफिस जाता हूँ और फिर ऑफिस वर्क करता हूँ और फिर शाम को घर आ जाता हूँ। तो घर के खाने बहुत पसंद है। अच्छा। और कुक मेरा बहुत अच्छा है। अब सुबह मेरे से पूछता है क्या खाना है, मैं उसी के मुताबिक जिस चीज़ की ख्वाहिश हो रही हो वो खाता हूँ। अच्छा अब तकरीबन मुझे लगता है कि तमाम सेलिब्रिटीज राजा महाराजाओं के भी घर आप जा चुके हैं और उनके जब दस्तरखान सजते हैं, जब मेज उनके सजते हैं तो हम भी घर बैठ के देख रहे होते हैं कि यार क्या बात है, सुहेल साहब की तो बड़ी मौजें हैं कि इतनी मेहमान नवाजी की जा रही है। तो सबसे ज्यादा अच्छी आपको मेहमान नवाजी किसकी लगी है, खाना किसका बहुत अच्छा लगा, किसके घर का? देखें आज तक बुरा तो एक भी नहीं लगा। और बाकी ये है कि हर इलाके की अपनी डिशेज हैं, उनका अपना मज़ा है। मसलन अगर आप बलोच इलाके में जाएंगे तो वो बारबेक्यू उनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बारबेक्यू सारी ज़िंदगी करते हैं। तो
इसी तरह आप सिंधी इलाके में जाएं, उनकी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, बड़ी डाइवर्सिटी है, हमसे मुख्तलिफ हैं। ठीक है जी। अब पंजाबी इलाके में आए, यहाँ हमारे जो शोरबे वाले सालन है वो बहुत अच्छे हैं। तो हर इलाके की अपनी अपनी डिशेज हैं। बेहतरीन खाना मेरा ख्याल है शायद नवाब अकबर बुख्ती साहब ने ही मुझे खिलाया था। अच्छा। क्योंकि उनका बहुत अच्छा टेस्ट था। टेस्ट डिफरेंट था या टेस्ट भी dishes डिफरेंट आपको था, different खाने भी लगे? डिफरेंट थे। वेस्ट का इम्तजाज भी था, ईस्ट का इम्तजाज भी था, ट्राइबल इम्तजाज भी था। हाँ, सही। अच्छा सर, पिछले दिनों हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी, आपकी नजर से गुजरी है? हाँ हाँ बिल्कुल। कैसा लगा आपको वो देख के? मुझे वो अच्छा लगा, बहुत मैंने खुद ज्यादा- लगाई थी। खुद लगाई थी? मैंने खुद लगाई। मैं खुद बहुत कम, मेरा ख्याल है कि साल में एक आधी ऐसी तस्वीर होती है जो मैं चाहता हूँ कि जाए, फेसबुक पे जाए, अदरवाइज लोग लगाते हैं, मैं नहीं अच्छा, लगा। बहुत सारे सहाफियों की जाती है, लेकिन जितनी पिक्चर को, आपकी पिक्चर को पजीराई मिली, मेरे ख्याल से अगर कोई और सहाफी जाए तो इन अ पॉजिटिव वे इतनी वायरल नहीं होती है। मेरा ख्याल है कि एक तो वो डिफरेंट थी, एक तो वो पीछे गंदक के पहाड़ थे, और वहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि शदीद सर्दी थी। कहाँ की तस्वीर थी वो? ये थी जनाब जापान की। जापान की है। और उसके अंदर मशहूर ये है कि जो मिनरल वाटर है वो गर्म है वहाँ पे। तो गर्म वाटर के अंदर जो अंडा है वो बॉयल किया जाता है, और वो अंडे का रंग बॉयलिंग में काला हो जाता है, और फिर लोग उसको खाते हैं। अच्छा। तो दैट वाज द प्लेस वेयर आई वेंट एंड दैट वाज मेमोरेबल। तो लेकिन उस वक्त मौसम अच्छा था, पीछे बड़े शेड्स बड़े अच्छे थे, तो वो मुझे खुद बड़ी अच्छी पसंद लगी, है। इसलिए मैंने कहा शेयर करनी चाहिए। नहीं, तस्वीर नो डाउट और बहुत लेकिन अच्छी ये थी, है और कि लोगों ने captions टोपी हो- पे, जी, जी, किसी ने जी, टोपी पे, किसी ने ऐनक पे, किसी ने तो अंदाज आपने पे। एंजॉय किया उनको? मैं एंजॉय करता हूँ। enjoy मैं किया। समझता हूँ कि हम जो पब्लिक के लोग हैं, हाँ। कोई ऐसी घटिया अगर बात ना की जाए तो इट्स वेरी वेरी नाइस ऑफ द पीपल टू कमेंट। मासवाए ऐसे कि कोई गाली लिख दे, कोई इस तरह की चीज कर दे, वो तो कोई भी सोसाइटी का कोई भी तबका हो गलत है। अदरवाइज बाकी तो यस, जब हम स्टेज पे आ गए हैं तो वी आर रेडी टू फेस एवरीथिंग। अच्छा सर, मुझे बताएंगे शुरू से ही आप इतनी सादा तबीयत के थे, अभी तो हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट भी है, सूट बूट पहन के हर जगह जाना पड़ता है। जवानी में आप किस तरह के थे? तब भी इसी तरह से थे, सेट वेट रहते थे, सुबह उठ के अखबार पढ़ना, तैयार हो जाना घर में, या फिर ये जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना आया, मेरा ख्याल है शो कोई शुरू हुआ, कितना बड़ा मेरी लाइफस्टाइल पे फर्क नहीं पड़ा? अभी भी वो सादगी आप पसंद करते हैं? उसी तरह है, सेम। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब मैं चाहूंगी कि जो सियासतदान हैं, आपने उनके भी बड़े बड़े इंटरव्यू किए हैं, मिनिस्टर्स के भी किए हैं, तो सबसे ज़्यादा किसी का डिफिकल्ट लगा, टफ लगा, या किसका बहुत मज़ेदार लगा? किसको आपने बहुत बेहतरीन पाया? मैं वली खान साहब से बड़ा मुतासर हुआ, क्योंकि मैं पंजाबी घराने में पैदा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ, उन्हीं स्कूलों में पढ़ा हूँ। तो मेरे ज़हन में उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक गद्दार शख्स का था। अच्छा। लेकिन जब मैं उनसे मिला, उनकी बातें सुनी पाकिस्तान के बारे में, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हम कैसे गलत बगैर मिले ही किसी के बारे में जज कर लेते हैं। बना लेते हैं। एंड ही वाज सो एनलाइटेंड, विजनरी। मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्हें इक़्तिदार मिलता तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो सकता था। सही। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक बड़ा आम तासुर, जिस तरह से आपने कहा कि आपने भी उनके बारे में एक राय बना रखी थी, तो यूजली अब क्या होता है कि टीवी पे जो लोग आते हैं उनके बारे में लोग भी एक राय बना के रखते हैं, खासकर अगर खवातीन हो, मर्दों के बारे में तो वैसे कम बनाते हैं, लेकिन यूजली ये कहा जाता है कि जी मीडिया पर्सन्स की जो लाइफ होती है ना, वो बड़ी ग्लैमरस होती है। जिस तरह मैंने भी शो के शुरू के आगाज में यही बोला था कि ये जाते हैं, हसीनाओं से इंटरव्यू करते हैं, कहीं स्विमिंग पूल का मंजर होता है, कहीं बेडरूम का मंजर होता है। तो ऐसा वाकई ही है कि जो मीडिया पर्सन्स हैं उनकी लाइफ वाकई बड़ी अमेजिंग होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। आई फील कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, इतनी संजीदा ट्रांसमिशंस भी करते हैं इंतखाबात, तो ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है, एक एक हल्के में जाना, वहाँ के फैक्ट्स एंड फिगर्स आवाम तक पहुँचाना, तो ये तो बड़ी जिम्मेदारी की जॉब है। लेकिन लोगों में ये मिसकंसेप्शन है। देखिए, जब हम अपना काम करते हैं ना, तो उस वक्त तो वर्क सेटिस्फेक्शन होती है, एंजॉयमेंट नहीं होती। और दूसरा यह है कि ये काम बज़ाहिर देखने में बड़े आसान लगते हैं। फ़र्ज़ करें, मैं अपनी ज़िंदगी को जब काउंट करता हूँ, तो ये जब से ये प्रोग्राम हुआ है, मैं तो कई साल घर सोया ही नहीं, क्योंकि मैं शहर से बाहर था या मुल्क से बाहर था। यानी सालों के हिसाब से मैं अपनी वर्क की वजह से
घर से दूर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे अब घर बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। पहले मुझे ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी लगती थी। अभी भी लगती है? नहीं, अब ट्रैवलिंग बड़ी मुश्किल लगती है, बड़ी मुश्किल लगती है। तो ट्रैवल आप अकेले करना पसंद करते हैं? ट्रैवलिंग में अकेले कर ही नहीं पाता। अच्छा, कोई ना कोई साथ का कोई क्रू होता है, कोई दोस्त होते हैं, और कोई, मैं इतना शौकीन भी नहीं हूँ अकेले। अच्छा, वैसे जितना ट्रैवल आपने अभी तक किया है, कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई है? कहाँ का कल्चर ज्यादा पसंद आया है? मैं वैसे सीखता हूँ हर एक जगह से, सच्ची बात है। मैं हर जगह पे जाके कुछ न कुछ सीख के आता हूँ, लेकिन सबसे खूबसूरत मुझे इस्तांबुल और हॉलैंड लगे, जो अगर मैं अपनी कई जगहों पे गया हूँ, लेकिन ये सबसे खूबसूरत लगे। अच्छा, पाकिस्तान की चले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का भी मेरे ख्याल से कोना कोना आप घूमे हुए हैं, हर जगह आपने यहाँ पे ट्रैवल किया, चारों सूबे भी आप देख चुके हैं, चारों का डिफरेंट कल्चर भी समहाउ हमारा है। तो ज्यादा दिलचस्प या ज्यादा मजा आपको कहाँ लगा, या किस सूबे की, किस जगह की, कौन सी बात आपको अच्छी लगी हमारे मैं यहाँ? अब अपने रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा भी, और जूं थोड़ी उम्र ज्यादा होती जा रही है, अब मुझे ग्रीनरी और खुली जगह अच्छी लगनी शुरू हो गई है। वैसे तो मैं एक एग्रीकल्चर घराने में पैदा हुआ, लेकिन सारी जिंदगी मेरी शहरों में गुजरी है। तो अब मुझे लगता है कि वो मेरी जो कोई बचपन की जो चीज़ थी वो दोबारा आ गई है। और मुझे लगता है कि मैं जब किसी ग्रीन चीज़ पे देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आंखों को ठंडक मिली है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जब फुर्सत मिले तो ग्रीनरी के करीब रहूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुतालिया किताबों का आपने तो यकीनन सारी किताबें छान ली होंगी। नहीं, सारी तो खैर दुनिया बहुत में इतना ज्यादा। इल्म है कि घर में बुक शेल्फ या लाइब्रेरी बनाई हुई है आपने अपनी? नहीं, बहुत बनाई हुई है, लेकिन असल बात यह है कि जूं जूं आप पढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि आप कितना कम पढ़ते हैं। ओह, सो ट्रू। भुट्टो साहब एक दफ़ा यूके गए और स्टूडेंट से खिताब किया, तो उन्होंने कहा, देखो हर एक ने मरना है और ज़िंदगी के अय्याम भी तय हैं। हाँ। तो आप कुछ कर नहीं सकते अपनी ज़िंदगी के बारे में। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अपनी नींद कम करके वो मुताले को दे दें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो वक्त है वो मुताले को दे दूँ, लेकिन साथ ही ये एहसास होता है अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कम पड़ा है। अभी भी आप वक्त निकालते हैं बुक रीडिंग के लिए? अभी बुक रीडिंग में कोशिश करता हूँ कि कोई भी जो नई किताब है, खासकर उन मौज़ूआत पर जो मेरी दिलचस्पी के हामिल हैं, सियासत है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, रिलीजन है, इनकी तो मैं किताबें कोशिश करता हूँ कि जो भी नई आए और अवेलेबल हो वो मैं जरूर पढूं। अच्छा सुहेल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब हमने देखा है जब बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस होती हैं तो वो बड़ी बड़ी घंटों, क्योंकि न्यूज़ से मैं भी बहुत अरसा वाबस्ता रह चुकी हूँ, तो आई हैव सीन कि किस तरह से जब खासकर इंतखाबात का वक्त होता है, मुल्की इलेक्शन होते हैं, या अल्लाह ना करे कि कोई नागहानी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो लंबी लंबी डिटेल्स में डिस्कशन चल रही होती हैं और जो हमारे सीनियर मुल्क के सहाफ़ी हैं वो स्टूडियोज में ही लॉक्ड हो जाते हैं बहुत सारे घंटों के लिए, तवील घंटों के लिए। तो कितनी स्ट्रेस अब आपको, तो मेरे ख्याल से हम जैसों को तो खैर फील होती है, लेकिन आप जिस मकाम पर पहुंच चुके हैं, क्या यहाँ पर भी कभी स्ट्रेस फील होती है या अब तो बहुत आसान लगता है? मेरा ख्याल यह है कि आसान तो कोई चीज़ नहीं है। मैं सच्ची आपको बात बताऊं, आप हैरान भी होंगे कि मैं स्क्रीन पे बहुत आया हूं, बड़े प्रोग्राम 500-600 प्रोग्राम कर चुका हूं, इससे अलावा भी कई प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन मैं अब भी स्क्रीन शायर हूं। अब भी मैं स्टेज पे जाऊं, मैं टीवी पे जाना हो, मैं कोशिश करता हूं ना जाऊं लेकिन अगर पकड़ा जाऊं, या जैसे रोजगार हमने आपको पकड़ लिया, हमने नहीं छोड़ा, हम रोज इनको फोन करते थे कि कब आ रहे हैं आप, कब आ रहे हैं, तो बिलाखिर हमने आपको पकड़ लिया। तो रोजगार के लिए करना पड़ता है, लेकिन कैमरे के सामने बैठना इतना आसान लेकिन नहीं। सवाल करना मुश्किल नहीं लगता या जवाब देना मुश्किल लगता है? जवाब देना मुश्किल लगता है। सवालों की तो मैं शुरू से प्रैक्टिस है मेरी, जवाब देना मुश्किल है। और दूसरा, जब आप स्क्रीन पे बैठते हैं, स्टेज पे बैठते हैं, आपको हर लफ्ज तोल के बोलना होता है। ट्रू, ट्रू, क्योंकि आपका एक गैर जिम्मेदाराना लफ्ज, एक गैर जिम्मेदाराना तज्जिया आपको पब्लिक की नजरों में
बेवकत कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन कौन से ऐसी सहाफी हैं जिनको सुहेल साहब समझते हैं कि जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं, या जो नए सहाफी आ रहे हैं जो नया काम कर रहे हैं, उनसे इनके फेवरेट कौन है? और भी दीगर सवालात हम इनसे पूछेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूंगी और सीधा सुहेल साहब से मैं अपनी गुफ्तगू एक बार फिर से आगे बढ़ाऊंगी। सुहेल साहब, आपके कौन दोस्त हैं मीडिया के अंदर, कलीग्स वगैरह, सबसे मुलाकात होती है, सियासतदानों से भी मुलाकात होती है, तो दोस्त यार कौन है? देखिए, बड़ी ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प और हादसात से मामूर रही है। यानी आप ये देखें कि बहुत सारे जो एंकर्स हैं इनसे मेरी ज़ाती दोस्ती है, और टीवी के आने से पहले से। क्योंकि दोस्ती के बगैर सवाल निकालना या मटेरियल निकालना या खबर निकलवाना वो भी एक मुश्किल मरहला होता होगा। लेकिन ये है कि तफाकात होते हैं। मसलन हामिद मीर और मैं एक ही दफ्तर में साल साल काम करते रहे। अब्दुल रऊफ साहब साल हम इकट्ठे रहे, मैं उनसे पढ़ता रहा। तो इस तलत हुसैन और मैं और अजहर अब्बास साहब हम इकट्ठे 15 दिन अमेरिका में रहे। अंसार अब्बासी साहब मेरे कुलीग रहे, तो हम इकट्ठे ट्रैवल किया यूएसए। तो इस तरह से जितने इस वक्त बड़े नामवर लोग हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, इनसे मेरा बहुत ही पुराना ताल्लुक है। जब ये साफी भी नहीं बने, अखबार के उससे अच्छा उससे भी पहले का, उससे भी पहले का। तो इत्तेफाक यह है कि चूंकि वो सर्कल में थे ना हम, तो उस सर्कल में सारे लोग किसी न किसी तरह वाबस्ता थे। तो सबसे एक वास्ता राब्ता, बड़े कम लोग हैं जिनसे बिल्कुल वाकफियत ही ना हो। तो ये एक ब्लेसिंग थी। और फिर दूसरा, मैंने कभी कोशिश भी नहीं किसी से लड़ाई करूं। किसी से लड़ाई भी हो तो मैं सुलह कर लेता हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्तों का हल्का बड़ा वसी है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं सुहेल साहब चूंकि यहाँ पे आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, कोई तज्जिए तबसरे भाई हम भी इनसे ले लेते हैं। तो सर, ये जो मुल्की सिचुएशन या जो मुल्की मंजरनामा है इस वक्त, इसको आप कैसा देख रहे हैं? कितना क्रिटिकल है? और आपको लग रहा है कि तब्दीली आई है, या ये वही तब्दीली है जिसकी हम लोग पहले बात किया करते थे? मेरा ख्याल है कि तब्दीली तो आई है, लेकिन असल तब्दीली नहीं अभी आई। ये तब्दीली की पहली फेज़ हो सकती है, लेकिन असली फेज नहीं आई। मैं समझता हूँ कि ये अभी एक ट्रांजिशन है। गवर्नमेंट कोई बहुत कंक्रीट काम नहीं कर पा रही, टीम कमज़ोर है, पहले से प्लानिंग कोई नहीं है, विजन कोई नहीं है। कहाँ आपको क्या लग रहा है लैक ये इन्हीं मामलात में कर रहे हैं? देखें, ओवरऑल देखें, मसलन फॉरेन पॉलिसी तो बड़ी अच्छी की, जंग भी बड़ी अच्छी की, बड़े पॉजिटिव तरीके से लड़े। इकोनॉमिक पॉलिसी टोटल डिजास्टर है। मुल्क के फ्यूचर के बारे में कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की जा रही। मीडिया तबाह हो गया, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, लोगों की तनख्वाहें कम हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही, स्टॉक मार्केट मर गई। तो कौन सोचेगा इनके बारे में? अच्छा, ये जो आपने मीडिया की बात की है, जो मीडिया क्राइसिस आया, लोग तो बड़ा खुश होते हैं सोशल मीडिया पे देख के कि अच्छा मीडिया ने तो क्या क्या किया है, बड़ा लफाफा जर्नलिज्म कह के बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, और जैसे ही मीडिया पर क्राइसिस आया तो जो देखने वाले थे वो खुश हुए, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाजा हरगिज ना था कि कितने लोगों का रोजगार खत्म हो गया मीडिया क्राइसिस आने के बाद। तो सर, किसी ने आवाज़ उस तरह से क्यों ना उठाई? मीडिया को क्यों इतना स्नब कर दिया गया? मेरा ख्याल है कि तारीख की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एक कलेक्टिव गलतियां होती हैं। जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो हम मगरबी पाकिस्तान के सारे लोग बेहिसी का शिकार थे। इस वक्त भी जो मीडिया की पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में लोग बेहिसी का शिकार हैं कि कितनी अवेयरनेस दी है, तब्दीली के अंदर कितना मीडिया का रोल है। लेकिन वक्त आएगा, तारीख जो है वो हर गलती जो है उसका हिसाब लेती है। तो मीडिया जहां आज़ादी के एतबार से पहुंच गया था, वो सोसाइटी को भी आगे ले गया था। अब अगर सोसाइटी पीछे चली गई और कल को इसके असबाब पर बहस हुई तो उसमें मीडिया के पीछे जाना भी एक बहुत बड़ा सबब होगा।
अच्छा, आप ये क्या समझते हैं कि मीडिया से भी क्या माजी में कोताहियां हुई हैं? क्या कंट्रोल्ड मीडिया होना चाहिए था शुरू से? जिस तरह अक्सर लोग बात करते हैं कि नहीं, मीडिया को भी बड़े लगाम की जरूरत थी, तो आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए था या सोच समझ के? क्योंकि चैनल सर इतने ज्यादा आगे, हर बंदा जो सहाफ़ी नहीं था वो भी सहाफ़ी बन गया, और लड़ाई मार कुटाई इस तरह की चीज़ें, कंटेंट चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, गलतियां ओवरऑल भी हुई हमसे। देखिए, फरिश्ते तो नहीं हैं हम, लेकिन शैतान भी नहीं है। कहीं फरिश्ते और शैतान के दरमियान थे हम, जितनी सारी सोसाइटी है। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये लोग कहने को तो आप हर एक के जवाल पे कह देते हैं कि जी ये इसका सब कुछ किया धरा है। हमारा मॉडल कंट्रोल्ड मॉडल नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कंट्रोल्ड मॉडल होता तो ठीक था, नहीं, लेकिन हमारा वो मॉडल था जो दुनिया भर में मार्केट मॉडल है। सही। कि आप आज़ादी दें और मार्केट फोर्सेस आपको खुद अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। तो वो अभी वक्त थोड़ा हुआ था, मार्केट फोर्सेस प्लेस कर रही थी। हमारे बहुत से दोस्त जो बड़ी लाफजनी करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो मार्केट से आउट हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग पहले झूठ को बर्दाश्त करते हैं, फिर नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल था कि अगर आप ये चलने देते इसी तरह, तो ये आज मीडिया बेहतर हो चुका होता। अब अगर आप कंट्रोल मीडिया लाएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। अच्छा सर, एक और सवाल कि हमारे जो मुल्की हालात हैं, वो आपको लगता है कि वो कब तक स्टेबल होंगे, कितना मजीद वक्त दरकार होगा, और जो हमारे इदारे हैं उनको बाख्तियार करने के लिए हमें किस किस्म के इकदाम उठाने की ज़रूरत है? देखिए नबिया, जो मुल्क जो है ना, वो इकॉनमी पे खड़े होते हैं जी। अगर इकॉनमी ठीक ना हो तो जो मर्जी आप कर लें, मुल्क खड़ा नहीं रह सकता। आपने देखा रूस कितना बड़ा, सोवियत यूनियन कितना बड़ा मुल्क था, लेकिन जब उसकी इकॉनमी ख़राब हुई तो हर चीज़ बिखर गई। तो इसी तरह हमें अपनी इकॉनमी ठीक करनी है, और वो मुझे नहीं लगता कि सितंबर अक्टूबर से पहले उसके कोई हालात ठीक होंगे। और अगर ठीक ना हुए तो मेरा ख्याल है सियासत भी बिखर जाएगी और मईशत भी। ठीक है, कौन से जो हमारे सियासी जो रहनुमा हैं, मैं सुहेल साहब से जानूंगी कि उनको लगता है कि कौन आगे आ सकता है। मरीम नवाज की खासकर बात करूंगी, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करूंगी, इनकी राय लूंगी, लेकिन उससे पहले हुमा क्या आप तैयार कर चुकी हैं? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है हमें किचन से। बिल्कुल नबिया, पोटैटो चीज़ बॉल बनाए हैं, उसके साथ स्ट्रॉबेरी मोहितो बनाया। मेरी हमेशा कोशिश होती है जो सीजनल चीज़ें या फ्रूट्स आते हैं आपके मार्केट में, उनको ज़रूर इस्तेमाल करें, उनका इस्तेमाल बताया जाए ताकि बच्चे और बड़े सब उसको यूज़ कर सकें। तो बनाई है मैंने, सबसे पहले ड्रिंक का बताऊंगी। जो मोहितो बनाया उसके लिए करना आपने ये, स्ट्रॉबेरी स्लाइसिस में काट के जिस तरह आइस क्यूब्स की ट्रे होती है उसके अंदर मैंने डाल ली थी और पानी के साथ उसको कर लिया था फ्रीज़। उसके साथ जो है स्ट्रॉबेरी थी थोड़ी सी ब्लेंड कर लें। अगर आप सिर्फ स्लाइसिस में रखना चाह रहे हैं, स्लाइसिस में रहने दें। उसके साथ लेमन जूस ऐड किया मैंने, ज़्यादा सी आइस है उसके अंदर, और सोडा कोई सा भी आप लेके उसको चिल्ड करके सर्व कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, चूँकि गर्मियाँ जो है वो आ रही हैं। और उसके अलावा जो पोटैटो चीज़ बॉल बनाए हैं उसके लिए आलू लिए थे मैंने, ओवर बॉयल कर लिए थे, उनको मैश कर लिया था, सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है उसके अंदर। उसके अंदर जो फिलिंग की है वो मैंने चीज़ की है, और कोटिंग उसके ऊपर मैंने अंडे की थी, उसके साथ ब्रेड क्रम्ब की करके उसको फ्राई कर लिया था। तो ये भी बहुत ही क्विक सी, और वो चीज़ें जो आपके फ्रिज में या घर में या किचन में अवेलेबल होती हैं, तो आप उसके साथ भी ऐसी फैंसी चीज़ें बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत ज़रूर। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है, एंड आई होप के खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार होंगे। तो ऐसा मेरा वही सवाल, किसमें ज़्यादा आपको पोटेंशियल दिखाई दे रही है? मरीम नवाज का कमबैक होगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी सियासत में कितना अहम किरदार अदा करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, जो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी की पॉलिटिक्स इसी तरह जारी रहनी है या एक नई फेज़ शुरू होनी है? मुझे लगता है एक नई फेज़ शुरू होनी है। ये जो पिछले तीनों फरीक थे, इमरान खान, अपना बिलावल या जरदारी साहब और नवाज शरीफ, अब इन तीनों फरीकों में से पहला तो इमरान का फैसला होना है कि क्या इमरान इस काबिल हैं कि वो अच्छी गवर्नेंस डिलीवर कर सकें। अगर वो ना कर सके, मेरा ख्याल है इस दिसंबर तक उनका इम्तिहान है। पहले तो जून तक था, लेकिन जंग की वजह से 6 महीने एक्सटेंशन हो गई है। तो फिर उनकी हालात, फिर ज़ाहिर है सियासत में उनका बिस्तर गोल होने का इम्कान है। लेकिन अगर वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए तो फिर ये जो फरीक हैं दोनों,
इनके हालात ख़राब होंगे और फिर कोई नई ताकत इमरान खान के मुकाबले में उभरेगी। किस शक्ल में होगी, कौन बनाएगा, ये अभी नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि एक नया सियासी मंजरनामा आएगा अगले साल से नजर आना शुरू जो भी मंजरनामा हो जी नाज़रीन, हमारी तो ये दुआ है बीइंग पाकिस्तानी की वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो, इस मुल्क की आवाम के लिए बहुत अच्छा हो। सर आपका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला, हमारे शो का हिस्सा बने, हमें दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आपको दोबारा भी हम लोग जहमत देंगे कि आप वक्त निकालें। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी नए मौजू नए मेहमानों के साथ। तब तक अच्छा सा वीकेंड एंजॉय करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपने प्यारों का और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।